नमस्ते। बीकॉम सेकेंड ईयर आपका यह एसएल यानी सेकेंड लैंग्वेज है, सेमेस्टर थर्ड, संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी में हमने जो तीसरा पॉइंट शुरू किया था, वाणिज्य, व्यवसाय और हिंदी, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप देखा है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने रेखांकित किया है, रेखा चित्र के माध्यम से आपको वाणिज्य की व्याप्ति को समझाया है। उसी के साथ साथ व्यापार के साधन किस प्रकार के हैं, परिवहन साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं, बीमा साधन, सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र साधन, जनसंचार माध्यम और विज्ञापन। उसी के साथ साथ प्रयोजन मूलक हिंदी की हर प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति की भी शब्द संपदा, शब्द रचना तथा वाक्य विन्यासगत अपनी संरचनात्मक विशेषताएं हैं। अब संक्षिप्त रूप से हम इसका परिचय लेंगे। शब्द संपदा। वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी की शब्द संपदा विभिन्न स्रोतों से संपन्न है। प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा को अगर हम देखते हैं तो भारत में अर्थशास्त्रीय परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ को 4 पुरुषार्थों में दूसरे स्थान पर रखा गया था। मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थ से संबंधित विषयों पर गहराई से विचार किया गया। हिंदी में संस्कृत अर्थशास्त्रीय परंपरा के बहुत सारे शब्द तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चक्रवृद्धि, मूल्य वृद्धि, कायिक वृद्धि, शिखा वृद्धि, वित्त आदि। अगर इसको हम पारंपरिक रूप से देखते हैं, व्यापारिक शब्दावली में, तो व्यापार क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की भूमिका अहम रही मानी जाती है। मारवाड़ियों की व्यापारिक शब्दावली वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि खाता, वही, जमा, जामे, देवाल, लेवाल और दीवाल, इस तरह। अगर उसको अरबी और फारसी में देखते हैं तो मुगल कालीन प्रशासन में अरबी फारसी शब्द प्रशासन के साथ व्यापार क्षेत्र से प्रचलित होते रहे, जो आज की हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे महसूल, माल, आमदनी, लेन देन, बाजार, खाता, कीमत आदि। अंग्रेजी शब्दावली में अगर इसको हम देखते हैं कि शब्द संपदा किस प्रकार की थी, तो अंग्रेजी शासनकाल में प्रशासनिक शब्दों के साथ व्यापारिक व्यावसायिक अंग्रेजी शब्द हिंदी में आए। साथ ही आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के सूत्रपात से बैंकों तथा वित्तीय प्रतिष्ठानों का काज अंग्रेजी में होता रहा है। अब देखिए कि हम अगर देखते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में जब अंग्रेजों का राज था, उनका शासन था, तब प्रशासनिक शब्दों के साथ व्यापारिक और व्यावसायिक अंग्रेजी शब्द हिंदी में आ चुके हैं। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के सूत्रपात से बैंकों तथा वित्तीय प्रतिष्ठानों का कामकाज अंग्रेजी में ही होता रहा है। हिंदी की अन्य प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति में भी अंग्रेजी शब्दों का बेहिचक प्रयोग होता है, जैसे बैंक, लाइसेंस, परमिट, कोटा, बोनस, चेक, वाउचर, नोट, बिल, स्टॉक, कमीशन, कंपनी, लिमिटेड, ऑर्डर, स्टोर, मॉडल, शेयर, टीवी, फैन, कंप्यूटर आदि। अगर इसको हम अन्य प्रयुक्ति की शब्दावली में इसकी शब्द संपदा को देखते हैं तो वाणिज्य व्यवसाय का संबंध सामान्य उपभोक्ता से लेकर प्रशासन, विधि से लेकर समाचार माध्यम, बैंक, बीमा आदि तक से होता है। इसीलिए सामान्य हिंदी, कार्यालय हिंदी, विधि की हिंदी, जनसंचार की हिंदी की शब्दावली से आगत शब्द इस प्रयुक्ति में प्रचलित हुए हैं। अगर हम नवनिर्मित शब्दावली को देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की प्रयोजन मूलक प्रयुक्तियों की शब्द संपदा की वृद्धि के लिए व्यक्ति, संस्था तथा सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप अन्य प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति के लिए भी कई शब्दों का निर्माण किया गया। विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र की शब्दावली को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। धनादेश, देय धन, सापेक्ष मूल्य, जमा पर्ची, अनुपार्जित आय, अग्रिम
जमानत राशि। अब दूसरे अगर हम देखते हैं कि विशेष शब्दावली किस प्रकार की है। इस प्रयुक्ति की एक विशेषता है कि इसकी कुछ अपनी शब्दावली है जो सामान्य शब्दावली से ग्रहण कर एक विशेष और नए अर्थ में प्रचलित होती है। जैसे ऋण शब्द सिर्फ उधार का अर्थ नहीं होता या पूंजी से केवल धन का ही अर्थबोध नहीं होता, बल्कि इनका अर्थ क्षेत्र विशेषकृत होकर व्यापक हो जाता है। शेयर बाजार के शब्द इस विशेषता में चरम सीमा पर होते हैं। जैसे शेयर बाजार में बहुप्रयुक्त दो शब्द हैं, बियर और बुल। इनका सामान्य अर्थ होगा भालू और सांड, लेकिन ये शब्द मंदी और तेजी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बाजार की शब्दावली में इस प्रकार के कई शब्द हैं, गेहूं गरम, दाल नरम, सोना उछला, चांदी लुढ़की आदि। समांतर शब्दावली को अगर हम देखते हैं तो प्रशासनिक हिंदी की तरह यहाँ भी संस्कृत निष्ठ और अरबी फारसी प्रभावित उर्दू की शब्दावली समांतर रूप में प्रचलित है। उसको हम अगर देखते हैं कि भुगतान, अदायगी, ऋण, कर्ज, मूल्य, कीमत, राशि, रकम, लेखे, खाता। शब्द संरचनागत विशेषताओं का अगर देखते हैं, कार्यालयीय प्रयुक्ति के समान इस प्रयुक्ति में समान श्रोतीय उपसर्ग, प्रत्यय तथा शब्द के योग से शब्दों की रचना होती है। साथ ही विषम श्रोतीय उपसर्ग, प्रत्यक्ष तथा शब्दों के योग से भी शब्द रचना पाई जाती है। जैसे जमानत राशि, बिल बॉन्ड, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेखांकित चेक, क्रॉस चेक, डिमांड ड्राफ्ट यानी मांग ड्राफ्ट, संयुक्त बैंक खाता, जॉइंट बैंक अकाउंट, अग्रणी बैंक, लीड बैंक, बेबाकी पत्र यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट। वाक्य विन्यास को अगर हम देखते हैं कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से इस प्रयुक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं, उसमें भी सब पॉइंट दिए गए हैं। लेन देन से संबंधित क्रियाओं की बहुलता। इस प्रयुक्ति में लेन देन से संबंधित क्रियाओं की बहुलता है, लेना देना, जमा करना, निकालना, भेजना, मांगना आदि। वाक्य रचना में कर्ता का लोप या सामूहिक संबोधन की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि वाणिज्य व्यक्तिपरक से समूह या संस्थापरक बन गया है। उपप्रयुक्ति के अनुरूप वाक्य रचना। उपप्रयुक्ति के अनुसार वाक्य रचना का स्वरूप पाया जाता है। उदाहरणार्थ, वाणिज्य संस्था के 3 व्यवहार क्षेत्र हैं, अंतर्विभागीय, अंतराविभागीय और जनसंपर्क। इनकी वाक्य रचना में क्रमशः कर्ता का लोप एवं सामूहिक अस्तित्व, बोध, अप्रत्यक्षता और सत्ता का उच्चाधिक्रम और कर्मवाच्य प्रधान वाक्य रचना की जाती है। अंतर्विभागीय यानी आपका भेजा हुआ माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ होता है कि आपका भेजा हुआ माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, यह अंतर्विभागीय में आता है। अंतराविभागीय, श्री रामलाल को शीघ्र नई सड़क शाखा में स्थानांतरित कर दें। जनसंपर्क यानी यहाँ लॉकर की सुविधा है, भुगतान रोक दिया जाए। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। अब देखते हैं कि अनुवाद प्रधानता किस प्रकार की है। प्रशासनिक भाषा की तरह वाणिज्य व्यावसायिक भाषा में भी अनुवाद प्रधानता पाई जाती है। विशेषकर बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि विषयक संप्रेषण साहित्य में यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। संक्षिप्तियों का प्रयोग। इस प्रयुक्ति में संक्षिप्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है, विशेषकर लेखाकर्म में। जैसे चाखा। चाखा का मतलब है, संक्षिप्त रूप से अगर देखते हैं तो चालू खाता। खाप यानी खाता पृष्ठ, स यानी पंजी संख्या। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में या वाणिज्य व्यवसाय और हिंदी में देख रहे हैं कि वाणिज्य व्यापार तात्पर्य किस प्रकार, स्वरूप किस प्रकार का है। उसी के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को हमने देखा है, व्यापार के साधन देखे हैं कि वस्तु या माल प्राप्त कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा इस प्रक्रिया को निरंतर एवं सुचारू बनाने के लिए कई साधनों का जो उपयोग में
उपयोग किया जाता है उनमें हमने देखे हैं परिवहन साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं, बीमा साधन, सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र या साधन। उसी के साथ साथ हमने जनसंचार माध्यम और विज्ञापन, वाणिज्य व्यापार और भाषा प्रकार किस प्रकार का है यह हमारा हुआ है। आज हमने वाणिज्यिक व्यावसायिक भाषा सामान्य विशेषताओं को पढ़ा है और वाणिज्यिक व्यावसायिक हिंदी संरचनात्मक विशेषताओं को देखा है। हम जो वाणिज्यिक व्यावसायिक भाषा सामान्य विशेषता है उसमें हमने देखा है कि रूढ़ीकरण किस प्रकार कैसे होता है। अरूढ़ीकरण क्या है, उपप्रयुक्ति बहुलता क्या है, अर्थ औपचारिकता क्या है, संक्षिप्तता एवं स्पष्टता क्या है और विनम्रता और शिष्टता क्या है। अब आगे के लेक्चर में हम व्यावसायिक संप्रेषण शुरू करने वाले हैं। व्यावसायिक संप्रेषण यानी किस प्रकार से व्यावसायिक संप्रेषण को समझने से पहले हमें संप्रेषण क्या है, किस प्रकार से होता है यह समझना आवश्यक है। और उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मनुष्य को अगर जिंदा रहना है तो उसको जीवन आवश्यक वस्तुओं की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत उसे संप्रेषण की होती है। अगर मनुष्य जाति के उत्थान और विकास क्रम को एक नज़र देखा जाए तो स्पष्ट कह सकते हैं हम कि हर समय वह संप्रेषण का सहारा लेता है। उससे पहले किस प्रकार से संप्रेषण की भाषा या संप्रेषण अभी हमें समझ आया है, लेकिन उससे पहले भी संप्रेषण होता था। वो मौखिक रूप से बोले जाने वाली भाषा ईजाद नहीं कर पाता था, यानी भाषा का जब जन्म नहीं हुआ था तब किस प्रकार से वह अपने भावनाओं को, विचारों को प्रकट करते थे यह हम देखेंगे। और किस प्रकार से व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के लक्षण, उसी के साथ साथ भाषिक संप्रेषण क्या है, भाषांतर संप्रेषण क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। व्यावसायिक पत्राचार किस प्रकार से है इसका भी हम आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।